नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ मुख्य तथ्यों, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स जो आप लोगों के राज्य में नए आए हैं या फिर पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे हैं, इस बार उसमें किस तरीके के चेंजेस हैं, क्या भी नई चीज़ें ऐड की गई हैं, इस प्रकार का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं। साथ ही साथ इन एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस और किस तरीके से इस तैयारी को डायनेमिक बनाया जाए, ये सब हम इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के पीछे रीज़न ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पास यूपीएससी का 2026 का अटेम्प्ट जो प्रीलिम्स है वो होने वाला है 24 मई को 2026। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स फोकस होके या फिर जितने भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यार ये 2026 वाला अटेम्प्ट हमको देना है अच्छे तरीके से, तो वो लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपको गाइड करेगा, इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाएगा किस तरीके से आप एग्ज़ाम को समझें। पहले कंटेंट सब जगह अवेलेबल है, लेकिन एग्ज़ाम को समझ जाएं, एग्ज़ाम के पैरामीटर को समझ जाएं कि किस पैरामीटर में रह के मुझे पढ़ना है, किस पैरामीटर में मुझे अपने सिलेबस को कवर करना है। इस तरीके से डायनेमिक अप्रोच के साथ इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगा, 2026 के लिए तैयार करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहें तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, आप देहरादून में हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो क्लासेज यहाँ पर ऑफलाइन चलती हैं एट द सेम पॉइंट ऑनलाइन हमारे पास चलती हैं। तो आप लोग अगर देहरादून से दूर हैं और फिर भी आप चाहते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ना, तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इसी सब में हम नए बैचेस शुरू कर रहे हैं। 11 तारीख से 11 अगस्त से हमारे नए बैचेस हैं जो शुरू हो रहे हैं विद लिमिटेड सीट्स। लिमिटेड सीट्स इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आप लिमिटेड लोगों को पढ़ाएंगे या फिर स्पेसिफिक पढ़ाएंगे तब जाके ही फोकस बैच बनता है। ठीक है ना, तो हमारा इस बार का उद्देश्य ये है कि अगर हम 300-400 बच्चों को लेते हैं तो वो 300-400 बच्चे लगभग फोकस हों अपने एग्ज़ाम को लेके। ठीक है ना, तो लिमिटेड सीट्स हैं, कुछ टाइम तक आपका एडमिशन चलेगा। आप चाहें तो एक बार इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको सभी प्रकार के जो आपके डाउट्स हैं, काउंसलिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम यूपीएससी को किस तरीके से अदर एग्जाम से अलग रखते हैं। एक टॉपिक हमारे पास मध्य भारत का इतिहास, मिडेवल इंडिया, जिसको हम जनरली अगर सुने तो हर दूसरा इंसान यही कहेगा कि सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि ये बात लगभग सच भी है, लेकिन फिर यूपीएससी ने बताया कि भैया आप लोग केवल पढ़ लो, बाकी पेपर कैसे बनाना है ये मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, तो हमने देखा एक बार अचानक से मेंस के क्वेश्चन में मिडेवल इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। तो अब एज अ बिगिनर हमें क्या करना है, हमें फाउंडेशन क्लियर करता है। हमें ये नहीं सोचना कि ये आता है ये नहीं आता है। ठीक है, जितना सिलेबस बना रखा है हमने, जितना यूपीएससी ने अगर सिलेबस में कॉमा भी लगा रखा है ना, तो वो कॉमा का भी क्या है, कुछ ना कुछ महत्व है। समझ रहे हैं, तो हमें इस तरीके से इस अप्रोच से आगे बढ़ना है। ठीक, तो अब मिडेवल इंडिया के एक टॉपिक से हम क्लियर करेंगे कि यूपीएससी कैसे अदर एग्जाम से अलग है। ठीक है, और किस अप्रोच से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मध्य भारत अगर मैं कहूँ आप लोगों को, मिडेवल इंडिया में अगर आप लोगों को कहूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ चुके हैं उन लोगों के दिमाग में 4 या 5 चैप्टर ध्यान में आते होंगे कि सर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर ख़त्म करेंगे, मध्य भारत का इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा वो है क्या, हम एक बारी देख ले। अगर किसी एक जो बच्चा 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है उसको मैं कहूँ कि भैया मिडेवल इंडिया का क्या मतलब है, क्या चैप्टर है आपके पास, कितना पढ़ना पड़ेगा,
तो वो फैक्चुअली या फिर सिलेबस तो मुझे पूरा सुना सकता है कि सर हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर राजपूत किंगडम्स थे, तो उन राजपूत किंगडम्स में क्या चल रहा था उससे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इस्लामिक इन्वेजन हुआ, तो वो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे सर हम, अरब एवं टर्किश इन्वेजन, ठीक है, अरब तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं सर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत हो जाती है, तो डेक्कन वाले पार्ट में हमारे पास, लोअर डेक्कन वाले पार्ट में हम देखते हैं बहमनी किंगडम, और एक्सट्रीम साउथ दक्षिण भारत में हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर किंगडम, बहमनी किंगडम, ये दो राज्य देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लगता है कि भैया ये हिंदू राज्य है, ये इस्लामिक राज्य है, ये इस्लामिक राज्य है, तो इस्लाम में भी कुछ बुराइयां थी, हिंदुज़म में भी बहुत सारी बुराइयां थी। इन सबको काउंटर करने के लिए हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, जिसको हमने कहा भक्ति रिफॉर्म्स या फिर भक्ति धारा, ठीक है ना, भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन, ये सब कुछ कहा जाता है। अच्छा, इस्लाम में हम देखते हैं कि इस्लाम यहाँ पर तो उदय हुआ नहीं था, तो फिर सीधा 11वीं शताब्दी एडी, 11th सेंचुरी एडी में हम देखते हैं कि पर्जिया में कुछ शुरू होता है, जिसको हमने देखा सूफी मूवमेंट। इस्लाम में जो सुधारात्मक कार्रवाई हुई वो सूफी आंदोलन के कारण। अच्छा, ये सब कुछ देखा हमने। उसके बाद हमने देखा सर दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और मुगल आ गए, और मुगल जब जा रहे थे तो उनके मराठाओं के साथ कुछ क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट हुए। उसके बाद हम उत्तर मुगल पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न इंडिया का पार्ट आ जाता है। तो इस तरीके से सर हम मिडेवल पढ़ेंगे। ये तो हमें पता चल गया, जो कि ठीक भी है, लेकिन हमको अगर आप स्टोरी बनाने के लिए कहें कि भैया आपको लिखना है, केवल मिडेवल इंडिया के बारे में लिखना है, तो आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से आप इन चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि जब एंशिएंट इंडिया हमने डाउनफॉल की तरफ देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ राजपूत राज्य बच गए थे, उनमें आपस में झगड़ा चल रहा था। अच्छा, कभी भी हम देखते हैं कि 2 लोगों का, 3 लोगों का झगड़ा चल रहा है, चौथा फायदा उठा जाता है। तो वही 3 लोग थे यहाँ पर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड पाल, ठीक है ना, ये 3 लोग झगड़ रहे थे। अब हम देखते हैं इसी बीच क्या हो जाता है, सबसे पहला अरब आक्रमण हो जाता है सिंध पर, वहां पर दाहिर राज कर रहा था, तो सिंध पर आक्रमण शुरू हो जाता है। वो था मोहम्मद बिन कासिम, 712 एडी में। इस टाइम पे हमला हो जाता है, 2 ये आपस में लड़ रहे हैं, बाहर से एक एंटिटी आ गई। अच्छा, इन्होंने जो कुछ करना था सिंध वाले रीजन में किया। उसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनवी आया, वो तुर्की था, उसने 17 बार आक्रमण किया यहाँ पर। उसके बाद उसके नक्शे कदम पे मोहम्मद गौरी आया, लेकिन डिफरेंस क्या था, महमूद गजनवी क्या चाहता था, ये कंसेप्ट है फिर हमारे पास कि महमूद गजनवी चाहता था कि मैं यहाँ पर आऊँ और लूटपाट करके ले जाऊँ अपने इलाके में। मोहम्मद गौरी ने कहा नहीं, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पर राजकाज करेंगे। और वही था, उसकी वही अप्रोच थी जिसकी वजह से उसने क्या किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने टेरिटोरियल एक्सटेंशन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसने अपने इस एरिया में उसने अपना एक स्लेव, अपना एक दास अपॉइंट किया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, उसके बाद उसने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि वो गुलाम था तो उसने गुलाम वंश की शुरुआत की, और यहाँ से कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की। यहाँ तक पहुंचे हम। अब जैसे ही दिल्ली सल्तनत, चलो दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, साउथ में बहमनी और विजयनगर चल रहा है साथ साथ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जब ये दिल्ली सल्तनत अंत में आई, एक राजा है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, आप लोगों ने सुना भी होगा। अब इब्राहिम लोदी के बाद ही मुगल सल्तनत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली बात, ये जो इब्राहिम लोदी था, ये थोड़ा अकड़ेल किस्म का इंसान था, एरोगेंट इंसान था, ठीक है। तो एरोगेंट होने की वजह से इसके जो कोर्ट में लोग थे, इसके जो नोबल्स थे, कुलीन वर्ग था इसके पास, जो वो खुश नहीं था कि यार राजा को अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी मर्जी आए बोल देता है, किसी के सामने भी बोल देता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। इस कारण से हम देखते हैं कि दौलत खां लोदी बुलाता है किसको, कि भैया बाबर आ जाओ और यहाँ पर इस दिल्ली सल्तनत से इस इब्राहिम लोदी को क्या करो, एलिमिनेट करो, और दिल्ली सल्तनत
को फ्री कर रहा हूं, यहां पर फिर जो करना होगा मैं कर लूंगा, हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है। अब आता है बाबर, और बाबर से पहले आती है कि बाबर था कहाँ का, कहाँ से आया था ये तो पता हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं अपने कंसेप्ट को, ठीक है ना। तो यहां तक की स्टोरी अगर हमको ध्यान है, अब स्टोरी अगर हमको ध्यान है तो हमको फैक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज सब लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री बहुत बोरिंग है और समझ में नहीं आती है। तो कहाँ से आएगी समझ में जब आपने उसको मज़ेदार बनाया ही नहीं, आपने उस कहानी में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, आपने उसको इंटरेस्टिंग वे में आगे कन्वे किया ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आएगी। ठीक है, तो थोड़ा हम इस बाबर मुगल सल्तनत की डायनेमिक्स को समझना शुरू करते हैं यूपीएससी स्टाइल में, जिस तरीके से यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। अगर ये वीडियो बड़ी बनी तो मैं इसको दो पार्ट्स में क्या कर लूँगा, एलिमिनेट कर, वो डिवाइड कर दूंगा। दो पार्ट्स में डिवाइड, एक में हम राजा महाराजाओं पर फोकस करेंगे, ठीक है, कि राजा महाराजाओं से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और दूसरा हम कि ये राजा महाराजा थे, इन्होंने यहाँ पर कुछ किया तो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसे चलाया, इकोनॉमी कैसी थी, अगर सोसाइटी थी तो कैसी थी, रिलीजन था, धर्म था तो कैसा था। तो कुछ ये कंसेप्चुअल पार्ट जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर इनकी कोई रिलीजियस पॉलिसी थी तो वो क्या थी, तो इस पर दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा हम पहला पार्ट शुरू करते हैं, थोड़ा बाबर के बारे में देखते हैं। अगर स्लाइड वाइज देखा जाए तो ये बहुत साधारण सी स्लाइड है, ये कंटेंट हमको कहीं पर भी आराम से अवेलेबल हो सकता है, ये ऐसा कोई अलग सा नहीं है। लेकिन यहाँ से पढ़ना क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा बाबर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर किस तरीके से हमको टॉपिक क्लियर करना है। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमें नोट्स बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि मुगल सल्तनत की जो शुरुआत की वो बाबर भैया ने की, लेकिन बाबर भैया तो बाहर से आए थे, कहीं ना कहीं तो इनका घर रहा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आए थे, पहली बात आ जाती है, फरगना से आए थे, ठीक है ना। अच्छा, इनके जो पिताजी थे वो तैमूरी डायनेस्टी से थे, और इनकी जो माताजी थी वो किस डायनेस्टी से थी, चंगेज खान वाली मंगोल डायनेस्टी से, ठीक है ना। तो उसका एक मिक्सचर था, कौन, बाबर। अच्छा, ये पहले राजगद्दी पर बैठ चुका था, कहाँ, फरगना में। बाद में इसको ऑफर आया किसका, दौलत खां लोधी का, कि भैया यहाँ पर आओ। अच्छा, इसने पहले तो ऑफर एक्सेप्ट, जब ये इतना बड़ा राजा था, इतना डायनेमिक राजा था, तो काहे इसने अपना वो ऑफर एक्सेप्ट किया कि यार कहीं पर जाके लड़ाई। देखो, ये बहुत समृद्ध किंगडम नहीं थे, समृद्ध मतलब पैसा पैसा इनके पास इतना सारा नहीं था कि ये अपना लाइफस्टाइल, बहुत लेविशिंग लाइफस्टाइल जी सके, बिल्कुल नहीं। क्या था दिक्कत ये थी कि ये ट्राइबल लोग थे, ट्राइब से बढ़े हुए लोग थे, सब कुछ था इनके पास, लेकिन ये चाहते थे कि इनको पैसा मिले और उस पैसे को ये कहीं अपने राज्य पर खर्च करें, उसको क्या करें, उसका एडवांसमेंट करें। अच्छा, क्योंकि ये तुर्किश चट गई, तुर्किश एक डायनेस्टी है, उसको इसने आगे किया। तो टर्की, या ये जो टर्की वाला एरिया है, आप मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया वाला, यूरोपियन एरिया कंप्लीट जो टच करता है आपस में, आप अगर देख लें तो वेजिटेशन वाइज, फ्लोरा एंड फौना वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा डाइवर्स इलाका नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो पहला ही रिसोर्सेज उनके पास कम हो गया, ठीक है। अगर वो चाहें कि हम कुछ उगा के खाएं तो उनके पास ऐसी नॉर्मल वेजिटेशन हो, उगा के नहीं खा सकते वो लोग, ठीक है ना। तो इस वजह से उनको क्या करना होता था कि बाहर से पैसा कलेक्ट करके अपने जो किंगडम है उस पर इन्वेस्ट करना होता था। तो वो बाहर से कैसे करते थे, वो छोटी मोटी जगह पर आक्रमण किया, लूट लिया, लूटने के बाद जो पैसा आया वो कुछ खुद रखा, कुछ प्रजा में बांट दिया, उस तरीके से इनकी फंक्शनिंग चल रही थी। तो इतने में उनके पास एक ऑफर आता है कि भैया हम अच्छा खासा पैसा देंगे आपको, आप आके क्या कर लो, एलिमिनेट कर दो। लड़ाकू तो वो थे ही, तो तब जाके बाबर यहाँ पर आया। अच्छा, बाबर यहाँ पर आया, बाबर आया कब यहाँ पर, जो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम पढ़ेंगे, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर हुई, वो हुई कब, 21 अप्रैल 1526। अब याद रखने लायक बात यह है कि ये बुलाया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि आजा, पैसे ले, लहरा पैसे ले और जा। लेकिन ध्यान रखो कि अप्रैल के महीने में आया वो यहाँ पर, और अप्रैल का महीना नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बढ़िया मौसम होता है सबसे बढ़िया, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, जहाँ मर्जी चाहो घूम सकते हो, मौसम एकदम बढ़िया प्यारा। यही एक रीज़न था कि बाबर को ये जगह जो है ना वो बड़ी अट्रैक्ट कर गई, उसको बड़ी बढ़िया लगी ये जगह। अब उसने कहा कि यार मैं जीत भी गया हूँ, अब इस बैटल ऑफ पानीपत में क्या किया इब्राहिम लोदी, तो क्या हो गया, हार गया, बाबर जीत गया।
अब कायदे से बाबर को क्या करना चाहिए था, लौट जाना चाहिए था, लेकिन बाबर को ये जगह बड़ी पसंद आ गई। उसने कहा नहीं, अब यहाँ पर क्या किया जाए, रहते हैं यहाँ पर, एक नई डायनेस्टी शुरू करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो केवल ये लाइन समझने के लिए हमको पीछे की कितनी बड़ी कहानी समझनी पड़ी, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। और इस कॉन्सेप्ट को हम फैक्ट के साथ समझते हैं, तब जाके ये क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है, तब जाके ये क्या होता है, काम करता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। इसको फाउंडर कहा जाता है। हमने देखा कि उसके पिताजी तैमूरी डायनेस्टी के थे, माताजी चंगेज खान वाली डायनेस्टी की थी। ठीक है ना। और इसने खुद एक तैमूरी टर्किश डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी फरगना में, और उसको चटगई टर्की कहा गया, चटगई तुर्की कहा गया। ठीक है ना, जगह के नाम से। ठीक है। अब उसके मिलिट्री कैंपेन्स क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जब बाबर यहाँ भारत में आया तो क्या उस समय केवल दिल्ली सल्तनत ही थी जो चल रही थी? अच्छा, दिल्ली सल्तनत के अलावा भी कुछ राज्य, जनरली क्या होता है, इतिहास की एक बात याद रखें आप लोग कि कभी भी एक डायनेस्टी, देखो अंग्रेजों ने भारत पर रूल किया, लेकिन अंग्रेजों ने भी पूरे भारत पर कभी रूल नहीं किया। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर कभी अंग्रेज क्या नहीं कर पाए, रूल नहीं कर पाए। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का टाइम पीरियड था जिस समय पर क्या हुआ, सबसे ज्यादा फैला हुआ था, पूरा लगभग पूरा भारत क्या था, मौर्यन डायनेस्टी के अंदर आता था। ठीक है ना। अच्छा, तो जिस समय बाबर भैया यहाँ पर थे, दिल्ली सल्तनत यहाँ पर चल रही थी, कुछ और मुगल शासक, कुछ और इस्लामिक शासक थे जो चल रहे थे यहाँ पर। ठीक है ना। दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और डेक्कन में क्या थे, कुछ राजा लोग यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ हिंदू राजा भी यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है। हिंदू राजाओं में कौन देखा हमने, राणा सांगा का नाम देखा, कहाँ के, मेवाड़ के। और सदन में मैंने आपको कहा विजयनगर एम्पायर अपने कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, चल रहा था। ठीक है। साथ साथ एक और राजा का नाम आता है हमारा क्या, मेदिनी राय चंदेरी का, वो क्या कर रहा था, यहाँ पर रूल कर रहा था। तो छोटे छोटे हमारे पास कुछ हिंदू राज्य हैं और दिल्ली सल्तनत के साथ कुछ कुछ क्या है, इस्लामिक राज्य है। अब दिल्ली सल्तनत हट गई है, मुगल डायनेस्टी आ गई है, बाबर ने नई डायनेस्टी शुरू की इस कंडीशन में। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वही फैक्ट वाइज इस तरीके से देखा जाता है कि ही ऑक्यूपाइड लाहौर इजीली बाय डिफीटिंग द गवर्नर दौलत खान लोधी। अच्छा, ये वो दौलत खान लोधी है जिसने बाबर को इनविटेशन दिया था। अब जैसे ही बाबर यहाँ पर रुक गया तो दौलत खान लोधी खुश होगा क्या, बिल्कुल नहीं। उसको लगा कि यार हमने तुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो काम करना। ठीक है, वो काम कर। अच्छा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है। ठीक है, आप लोगों को मैं कंसेप्ट लेके बताऊं कि भैया यहाँ पर राणा सांगा भी चल रहे हैं, दौलत खान लोधी भी चल रहे हैं। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा सांगा, दौलत खान लोधी दोनों ने ही बाबर बुलाया था। और वो कहते हैं कि जो राजपूत थे, राणा सांगा राजपूत डायनेस्टी, ठीक है, मेवाड़, तो इन्होंने बाबर बुलाया। तो भारत में मुगल डायनेस्टी के फाउंडेशन के पीछे किसका बड़ा हाथ है? ये तो चलो इस्लामिक था, ये तो बुला सकते हैं, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कुछ इतिहासकार कटाक्ष किस तरीके से करते हैं कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को काफ़ी पहले लगातार 2 बार क्या किया था, पराजित किया था युद्ध में। तो जब एक इंसान खुद कुछ कर सकता है, और राजपूत लोग जाने जाते हैं किसके लिए, युद्ध के लिए जाने जाते हैं, तो एक इंसान अगर खुद कुछ कर सकता है तो वो क्यों किसी दूसरे इंसान को अपॉइंट करेगा कि भैया आ। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ना जी, राणा सांगा नहीं थे, केवल दौलत खान लोधी ने क्या किया, क्योंकि दौलत खान लोधी लाहौर में था और वो इतना डायनेमिक या फिर इतना समृद्ध राजा नहीं था कि जो दिल्ली सल्तनत को क्या कर पाता, एक्वायर कर पाता। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्रपोजल भेजा किसको, बाबर को। ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन देखो कि बाबर बुला दिया और बाबर यहाँ से जा नहीं रहा, तो फिर बाबर को लगा कि यार ये दौलत खान लोधी भी ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उसने सबसे पहले क्या किया, लाहौर का रीजन। अच्छा, लाहौर का रीजन हम थोड़ा यहाँ पर देख ले, मैप है हमारे पास, अगर हम ये भारत का मैप है, हम देख ले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो यहाँ से हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से हुए हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट हमारे पास लाहौर, सिंध वाला रीजन यही आ जाता है। ठीक है। तो वो इस जगह का क्या था, गवर्नर था। तो बाबर ने कहा कि जब मैं आया हूँ, मैं इस रास्ते आया हूँ, तो मेरे साथ कोई और ऐसा भी आ सकता है कि
जो मेरे लिए बाद में खतरा बन जाए। तो उसने सबसे पहले इसको हराया और इस बाउंड्री को क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया कि भैया ये जो लाहौर सिंध वाला इलाका है वो मेरे पास रहना चाहिए, मेरे अंडर रहना चाहिए, ताकि जैसे ही कुछ हो हम यहाँ से चल जाएं और वहाँ पर क्या कर ले, सिचुएशन कंट्रोल कर ले। ठीक है ना। तो इसीलिए इसने क्या किया, सबसे पहले दौलत खां लोधी को हराया, कब्जा किया, और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने देखा पानीपत का युद्ध जो आपने देखा है, और बाद में यहीं पर बस गया कौन, बाबर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि अब बाबर को लगा कि यहाँ पर रहना है, यहाँ पर सरवाइव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन करना। जिससे पहले कोई हमको पीट ले उससे पहले क्या कर लो, सामने वाले को पीट लो। ठीक है ना। तो एक्सटेंशन करने के लिए उसने क्या किया, अलग अलग इन्वेजन किए। ठीक है। अब ये इन्वेजन आपको अगर मैं लिस्ट अप करके बताऊं तो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527, 1528, 1529, ये साल हमको याद रखने होते हैं। तो पहला हुआ आपका बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। दूसरा देखा हमने खानवा का युद्ध, द बैटल ऑफ खानवा, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, किस किस के बीच हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा हमने हिंदू राज्य और देखा, कौन, चंदेरी, द बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था किसके बीच में, मेदिनी रॉय वर्सेस बाबर के बीच में। और लास्ट हुआ अफगान, अफगान कौन, महमूद लोदी वर्सेस बाबर। तो इन चारों में कौन जीत गया, बाबर जीत गया। तो ये बाबर के विजय अभियान है। अच्छा, ये चारों अगर आपको याद है किस किस के साथ है, कब हुए थे, तो आपके पास बाबर ओरिएंटेड अच्छा कंटेंट हो जाता है। तो केवल कंसेप्चुअली भी नहीं होगा, फैक्चुअली भी हमको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर रहना पड़ेगा, तब जाकर बात बनती है कहीं यूपीएससी में। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लिस्ट अप करें तो इस तरीके से, और अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहें, ठीक है, तो अफगान पर उसकी जीत के बाद, अफगान कौन हुए हमारे पास, इब्राहिम लोदी अफगान ही तो था, मैंने आपको बताया तो सही, लोदी डायनेस्टी अफगान डायनेस्टी थी। तो अफगान पर विजय के बाद उनको क्या करना था, अब थोड़ा सा अपना एक्सटेंशन करना था। तो वो क्या करता है, पहले मेवाड़ के राजा राणा सांगा जो कि राजपूत योद्धा थे, 1527 में उनके साथ क्या करता है, खानवा का युद्ध करता है जो कि आगरा के निकट है। ठीक है ना। पहला युद्ध ये हुआ जिसमें हम देखते हैं कि राणा सांगा हार गए, बाबर जीत गया। अभी हम ये भी देखेंगे कि बाबर जीत क्यों रहा है। ठीक है ना। बाबर जीत गया और उसने एक टाइटल लिया, कौन सा टाइटल लिया, गाजी की उपाधि ली उसने, कि भैया आज से बाबर को एक टाइटल दिया जाएगा, वो है गाजी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वाज इन 1528 बाबर कैप्चर द चंदेरी, वही वाली बात, चंदेरी को कैप्चर किया, वहां पर मेदिनी रॉय थे। ठीक है। अनदर राजपूत रूलर मेदिनी राय, जिनको हराया। और उसके नेक्स्ट ईयर 1528 की बात हो गई, 1529 नेक्स्ट ईयर बाबर डिफीट द अफगान द बैटल ऑफ गोगरा। अच्छा, अभी तो हमने क्या कहा, इसका नाम क्या दिया हमने, 1529 द बैटल ऑफ घाघर का हमने इसको। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा नाम दिया हुआ है, द बैटल ऑफ गोगरा इन बिहार। अच्छा, घाघर क्या है, नदी। हम ऐसा देख रहे हैं कि नदियों के नाम पे क्या, अगर किसी नदी के किनारे कोई युद्ध लड़ा गया तो उसके नाम पर क्या किया जा रहा है, उसके नाम पर युद्ध का नाम ही रखा जा रहा है। तो इसको दो नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं क्योंकि यूपीएससी का काम कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन, उसको चेक करना है कि कितना डीपली पढ़ाई करते हो आप लोग। ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, इसके बाद बाबर स्टेब्लिश हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई बाबर इतना बढ़िया क्यों था। सबसे पहला कारण अगर आप लिखोगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मिलिट्री, दो चीज़ों को कंबाइन करके लिखोगे। बाबर राजा था, साथ साथ वो एक मिलिट्री हेड भी था, मिलिट्री हेड भी था। अच्छा, मिलिट्री हेड था तो उसकी जो टेक्निक्स थी वो इब्राहिम लोदी के लिए बड़ी नई थी। जिस टेक्निक के साथ बाबर लड़ाई कर रहा था, वो जो टेक्निक थी वो इब्राहिम लोदी ने कहीं देखी नहीं थी, तो उसका काउंटर इब्राहिम लोदी कर नहीं पाया, या फिर यहाँ पर जो लोग हैं वो कर नहीं पाए। पहला कारण पता चलता है हमको। दूसरा, कैवेलरी प्लस आर्टिलरी। हम जानते थे कि दिल्ली सल्तनत वाले गन पाउडर के बारे में तो जानते हैं, बारूद जानते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, बारूद बिछा रहे थे, आग लगा रहे थे, उड़ा रहे थे, टाइम लग रहा था। ठीक है। और कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो बारूद के ऊपर ज़बरदस्ती पैर रखे और बोले कि भाई जला जला, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन बाबर ने क्या कर दिया यहाँ पर,
तोप, भारी आर्टिलरी तोप खाने डेवलप किए, और यहां पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया तोप कैनन, जो यहां पर वाले लोगों के लिए बहुत नई बात थी। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि इससे कैसे रिटेलिएट किया जाए, इसको कैसे काउंटर किया जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने देखा कि बाबर यहाँ पर बड़ा सक्सेसफुल रहा। अच्छा, एक बार बाबर जीत गया, उसके बाद बाबर क्या था, जेनरस पर्सन था, ठीक, समझदार इंसान था, ठीक है ना। तो उसके बाद वो जैसे ही जीत गया, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल बनाने की कोशिश की उसने, कि इसको जल्दी से जल्दी जितना नुकसान है उसको भर दिया जाए और सबको सेटल कर दिया जाए परमानेंटली, मतलब कि अब दिक्कत ना हो उससे ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना जिसकी वजह से बाबर को एक अच्छे राजा, मतलब अच्छा राजा तो किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी जो सफलता है उसके पीछे ये कुछ कारण थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को केवल एक टॉपिक, अभी हमने बाबर देखा, शुरुआत की है अभी इसकी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। शुरुआत इस तरीके से की जाती है टॉपिक्स की, और इस तरीके से हम आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं लगता अगर हम इस तरीके से पढ़ें या ये कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल को मिक्स करके पढ़ें तो हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, मिडिवल इंडिया में भी बड़ा मजा आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट बिल्ड करना, बेसिक इंटरेस्ट तो आपको खुद ही बिल्ड करना पड़े, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट लगा होगा, और ये आप लोगों को एक बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से हम इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, टॉपिक्स को लेके चलते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी को बढ़िया से करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप चाहें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक बार इंक्वायरी जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को एग्जाम के बारे में आइडिया हो जाए, इंस्टीट्यूट के बारे में आइडिया हो जाए, टीचर्स के बारे में, फैकल्टी के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।